प्रश्न क्रमांक आपको 1481। गुप्तकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते हैं? ग्राम मुखिया के लिए, सैन्य अधिकारी के लिए, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ के लिए, शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख के लिए। तो प्रश्न क्या है? गुप्तकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? ये नाम किसके लिए जाने जाते हैं गुप्तकाल में? तो ये जाने जाते हैं आपके ग्राम मुखिया के लिए। तो ग्राम मुखिया क्या कहा जाता था? महत्तर और पट्टकिल। अगला प्रश्न 1482। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाजार केंद्र को संकेतित करता है? निगम, प्रासाद, ग्राम, नदी। तो कौन सा शब्द था जो बाजार केंद्र को इंगित करता था, है ना, जो उसको दर्शाता था कि भाई बाजार शब्द क्या कहा जाता था? वह कहा जाता आपका निगम। तो निगम शब्द संकेत करता है कि जो बाजार शब्द होता था किसमें? गुप्तकाल में। अगला प्रश्न 1483। गुप्त पूर्व काल में निम्न में कौन ऊनी वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था? उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, गांधार। तो प्रश्न क्या है आपका? गुप्त पूर्व काल में निम्न में कौन ऊनी वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था? तो कौन सा केंद्र था? वह था आपका गांधार। तो ये बात हो रही है गुप्त काल से पहले की, है ना। तो पूर्व गुप्त काल में तो वो कौन सा केंद्र था ऊनी वस्त्र उत्पादन का? गांधार। अगला प्रश्न 1484। प्राचीन भारत में कारीगरों की संख्या क्या कहलाती थी? श्रेणी, विषय, समिति, संघ। तो प्राचीन भारत में कारीगरों की संख्या कहलाती थी श्रेणी। तो श्रेणी को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? कारीगरों की संस्था। अगला प्रश्न आपका 1485। अग्रहार भूमिदान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यह कर मुक्त ग्राम के रूप में ब्राह्मणों को दी जाती थी। बी, राजा इसे किसी को भी दे सकता था। सी, दान गृहीता के आचरण पर आपत्ति होने पर राजा इसे वापस ले सकता था। डी, यह ब्राह्मणों को विशेषाधिकार को दर्शाता था। तो प्रश्न आपका क्या है कि अग्रहार भूमिदान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है कि यह कर, नंबर 1, यह कर मुक्त ग्राम के रूप में ब्राह्मणों को दी जाती थी। बी, राजा इसे किसी को भी दे सकता था। सी, दान गृहीता के आचरण पर आपत्ति होने पर राजा इसे वापस ले सकता था। डी, यह ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को दर्शाता था। तो 1485 का ऑप्शन क्या है आपका? वो है सी। इसमें क्या था कि दान गृहीता के आचरण पर आपत्ति होने पर राजा इसे वापस ले सकता था। तो ये बात कथन सही नहीं है ना। तो आपके तीनों बात सही है। यह कर मुक्त ग्राम के रूप में ब्राह्मणों को दी जाती थी और राजा इसे किसी को भी दे सकता था। डी, यह ब्राह्मणों को विशेषाधिकार को दर्शाता था। तो ये तीनों सही है, लेकिन आपका सी सही नहीं है। अगला प्रश्न 1486। गुप्तकालीन समाज में ह्रास के कारण थे शूद्रों का कृषि में संख्या कम होना, जातियों की संख्या बढ़ जाना, अछूतों की संख्या कम होना, वाणिज्य व्यापार का ह्रास। तो प्रश्न क्या है आपका? गुप्तकालीन समाज में ह्रास के कारण थे। तो गुप्तकालीन समाज में ह्रास के क्या कारण थे पतन के? तो वो थे आपके वाणिज्य व्यापार का ह्रास। इससे क्या हो गया? गुप्तकालीन समाज ह्रास माने घाटे में या पतन की ओर उन्मुख हुआ। तो किसके द्वारा हुआ था? वाणिज्य व्यापार का ह्रास हो चुका है उसके कारण। अगला प्रश्न, गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित के सिक्कों पर आधारित थे? कुषाण और पौधे, रोमन और शक क्षत्रप, कुषाण और शक क्षत्रप, रोमन और कुषाण। तो प्रश्न क्या है आपका 1487? गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित के सिक्कों पर आधारित थे। तो वो किसके सिक्कों पर आधारित थे? सी, कुषाण और शक क्षत्रप। अगला प्रश्न 1488। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था? दीनार, करसाण पर, रूपक, निष्क। तो गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम क्या दिया गया था? जो गुप्तकाल में चांदी की मुद्रा प्रचलन चलाई गई थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था रूपक।
तो रूपक को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? चांदी की मुद्रा को रूपक कहा जाता था। अगला प्रश्न 1489, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे कासारण पण, रूपक, दीनार, पण। तो क्या था? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 1490, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? भणस से, ताम्रलिप्ति से, कल्याण से, काम्बे से। तो प्रश्न क्या है? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था, यानी किस बंदरगाह से संचालित होता था? वो कौन सा बंदरगाह था? भणस था, ताम्रलिप्ति थी, कल्याण थी या काम्बे थे? तो कौन सा बंदरगाह था? वो था आपका बी, ताम्रलिप्ति। अगला प्रश्न आपका 1491, निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? बयाना निधि, बस्ती निधि, हाजीपुर निधि, कोटवा नदी। तो प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? तो कौन सी निधि सबसे बड़ी थी? वो थी आपकी बयाना निधि। ऑप्शन फर्स्ट है ये आप इसमें, है ना। निम्नलिखित में कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? तो बयाना निधि। अगला प्रश्न 1492, गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दीनार शब्द निम्नलिखित में से किससे निकला है? ग्रीक से, संस्कृत से, चीनी से, लैटिन से। तो प्रश्न आपका क्या है? गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दीनार शब्द किससे निकला है? तो आपका वो निकला है लैटिन से। तो दीनार शब्द कहाँ से निकला है? लैटिन से। अगला प्रश्न 1493, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? दीनार, कौड़ी, निष्क, पण। तो कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? वह है आपकी दीनार। अगला प्रश्न 1494, भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत, सैनिक विभाग, धार्मिक अनुष्ठान के प्रशासकीय विभाग। तो भाग और बलि क्या थे? तो वो थे आपके नंबर ए, राजस्व के स्रोत। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में अक्षय नीति था सैन्य संगठन, राजस्व संगठन, व्यापारी संगठन, उक्त में कोई नहीं। तो प्रश्न क्या है? प्राचीन काल में अक्षय नीति था, तो वह कौन था अक्षय नीति? तो वह था आपका डी, उक्त में कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की है? नारद ने, मनु ने, याज्ञवल्क्य ने, बृहस्पति ने। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की है? तो किसने उदार व्याख्या की है? वो की है आपकी नारद, याज्ञवल्क्य ने, है ना जी। तो विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की थी? याज्ञवल्क्य ने। अगला प्रश्न, गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय है भूमिका माप, सिंचाई का साधन, जल निकास व्यवस्था या अनाज की माप। तो प्रश्न क्या है? गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय है। तो नल शब्द का आशय क्या है? तो वह है आपका ए, भूमि की माप। तो गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में नल शब्द का आशय क्या था? भूमि की माप। अगला प्रश्न, गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते? कुमारमात्य, उपरिक महाराज, विषयपति, राजस्थानी। तो प्रश्न क्या है? गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? तो किस नाम से जाने जाते थे? वो जाने थे उपरिक महाराज। तो गुप्त काल में प्रांतपति उपरिक महाराज के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों द्वारा क्षत्रप राज्य की विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्कों का भार स्तर था 32 ग्रैन, 35 ग्रैन, 42 ग्रैन,
20 ग्रैन। तो प्रश्न क्या है, गुप्त शासकों द्वारा क्षत्रप राज्य की विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्कों का भार स्तर कितना था? तो वह था आपका ए 32 ग्रैन। अगला प्रश्न 15वां, निम्नलिखित में से कौन उद्रंग कर चुकाते थे? व्यापारी, पराजित राजा, किसान, विदेशी। तो प्रश्न क्या था, कौन उद्रंग कर चुकाते थे? तो उद्रंग कर था गुप्त काल में, वो कौन चुकाते थे? वो चुकाते थे किसान। अगला प्रश्न 1501, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? प्रशासन का सामंती ढांचा, हूण आक्रमण, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना या अरब आक्रमण। तो प्रश्न क्या है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? तो कौन सा कारण नहीं था? अरब आक्रमण। तो अरब आक्रमण से कोई संबंध नहीं है गुप्त काल से, है ना। तो गुप्त काल के पतन के कारण क्या क्या थे? प्रशासन का सामंती ढांचा, हूण आक्रमण और उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ये गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे। अगला प्रश्न 1502, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? ये आपकी फलित ज्योतिष से संबंधित था। शंकु, बररुचि, चपड़क, अमर सिंह। तो प्रश्न क्या है आपका, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो वे कौन थे? वो थे आपके क्षणपक। अगला प्रश्न 1503, वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकार 10पुर में बस गई थी, किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? तेल में, रतन में, लवण में, पटवस्त्र में। तो प्रश्न क्या है, वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकार 10पुर में बस गई थी, किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? तो वो कौन थी? वह था आपका पटवस्त्र। अगला प्रश्न 1504, ध्रुवाधिकरण का क्या अभिप्राय है? धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी, हिंदू विवाह में एक धार्मिक अनुष्ठान, ज्योतिषी, तारों से दिशा का ज्ञान करने वाला नाविक। तो प्रश्न क्या है, ध्रुवाधिकरण का क्या अभिप्राय है? तो वह अभिप्राय है आपका ए, धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी। क्या कहा था? ध्रुवाधिकर्णिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निष्पुत्र में पति के मरने पर विधवा को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करता है और राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता? तो वशिष्ठ, गौतम, विष्णु, याज्ञवल्क्य। प्रश्न क्या है, कौन निष्पुत्र में पति के मरने पर विधवा को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करता है और राजा को उसकी संपत्ति प्रदान करने की अनुमति नहीं देता? तो किसमें है वो? वह आपका याज्ञवल्क्य में। तो याज्ञवल्क्य में क्या है कि निष्पुत्र में पति के मरने पर विधवा को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करता है और राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता।